बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर वाफियत से हैं। आज के लेक्चर में हम कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैंने इस पूरे चैप्टर नंबर 10 आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो है एंड कोरिलेशन, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही है। और यहाँ पर जो जिस बुक को मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ वो आपकी है जी शेर मोहम्मद चौधरी की बुक। मैंने इस पूरे चैप्टर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर को बआसानी देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट को, या जिसे आप सिंपल लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। फिर आपके पास कितनी टाइप्स की कोरिलेशन होती है और लास्ट में हम देखेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट के फार्मूलाज को। आपने लीनियर रिग्रेशन में ये चीज़ पढ़ी थी, जो लीनियर रिग्रेशन है ये सिर्फ आपको बताती है डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर वेरिएबल। आपकी जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है ये किसी एक वेरिएबल की डिपेंडेंस किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर होती है, सिर्फ इतना बताती है। ठीक है, अब ये देखना कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है, उनकी डिपेंडेंस के दरमियान क्लोजनेस कितनी है, वो कितना डिपेंड करता है। तो ये कितना डिपेंड करता है, इस डिपेंडेंस को, इसकी डिग्री ऑफ डिपेंडेंस को चेक करने के लिए हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं डैट इज़ कॉल्ड दी कोरिलेशन। तो कोरिलेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है, इट measures the degree of closeness between two variables। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो दो वेरिएबल्स के दरमियान जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस है उसको बताता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपकी हाइट जो है, आपका वेट जो है वो आपकी हाइट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये देखने के लिए कि ये क्लोजनेस जो है वो कितनी है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि कोई शख्स जितना टाल होगा उसका वेट उस हिसाब से ज़्यादा होगा। हाँ, लेकिन इसमें और मुख्तलिफ फैक्टर भी होते हैं कि एक शख्स वैसे बल्कि है, वो फैट डाइट लेता है। ठीक है, तो यही मुख्तलिफ ये चीज़ वेरी करेगी आपकी एज के ऊपर, और कई फैक्टर्स हैं। तो बस आपको मुख्तलिफ डाटा पड़ा होगा। ठीक है, कि एक शख्स है, उसकी हाइट है, साथ उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका वेट लिखा हुआ है। तो ये देखने के लिए कि इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कितनी एसोसिएशन है, कितनी क्लोजनेस है, हम चेक करते हैं जिस चीज़ से उसे आप डैट इज़ कॉल्ड कोरिलेशन। अब चूंकि ये दो वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन चेक की जा रही है, दिस इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंपल लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, अच्छा, अब जब बात की जाती है लीनियर कोरिलेशन की या लीनियर रिलेशनशिप की जब बात की जाती है, तो इसमें दो तरह के रिलेशनशिप आते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट रिलेशन दो वेरिएबल्स के दरमियान, और एक होता है इनवर्स रिलेशन। जैसा कि नाम से जाहिर है, डायरेक्ट रिलेशन का क्या मतलब है कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज करता है तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा। अगर एक इंक्रीज करता है और दूसरा डिक्रीज करे देन उसे हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन। तो इन दोनों रिलेशन की वजह से यहाँ पर जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, टाइप ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसमें हम तीन तरह की जो कोरिलेशन चेक करेंगे वो तीन तरह की है। एक है आपके पास पॉजिटिव कोरिलेशन, या इसे डायरेक्ट कोरिलेशन भी बोलते हैं, डायरेक्ट कोरिलेशन। इन दिस केस आपका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। आपके पास अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव आया है तो इट मीन्स दैट बोथ ऑफ द वेरिएबल्स मूव इन दिस सेम डायरेक्शन। ठीक है, और इस जब वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, और तो इस सूरत में ये भी याद रखें कि आपका जो रिग्रेशन कोफिशिएंट बी होगा, इन दिस केस योर रिग्रेशन कोफिशिएंट बी इज आल्सो पॉजिटिव। ठीक है,
उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है जी नेगेटिव कोरिलेशन नेगेटिव कोरिलेशन नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होगा कि ऐसी सूरत में दोनों वेरिएबल जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। और इस सूरत में जो आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। लास्ट वन इज नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन इन दिस केस both variables have a no relationship between, no linear relationship between them। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको आपने याद रखिएगा। in this case both variables have no linear relationship between them। मैंने लिखा जी कि आपके पास जो नो कोरिलेशन है इस केस में दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता, ठीक है। इन दिस केस आपका आर जो है वो 0 के इक्वल होता है एंड बोथ दी रिग्रेशन लाइंस x ऑन y एंड y ऑन x। अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं x और दूसरा y है, ठीक है, बोथ रिग्रेशन लाइंस जो होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी, यानी एक वर्टिकल है तो दूसरी हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है। एक आपके पास अगर हॉरिजॉन्टल रिग्रेशन लाइन है तो देन सेकंड विल बी परपेंडिकुलर, ठीक है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? और अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, एक तो ये चीज़ होगी कि इसमें r0 होगा, दूसरा इसमें आप देखेंगे बोथ रिग्रेशन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी वन इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर इज वर्टिकल, ठीक है। तीसरा इस केस में हम आगे जाके भी पढ़ेंगे, जब इसके फार्मूलाज पढ़ेंगे वो देखेंगे आपके इस केस में आपका जो कोवेरियंस है, कोवेरियंस इज इक्वल टू 0। इस सूरत में आपका कोवेरियंस भी 0 होगा, ठीक है। कोवेरियंस भी आपके पास दो वेरिएबल्स के दरमियान वेरिएशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब उनके दरमियान वेरिएबिलिटी 0 के इक्वल होगी तो देन इन दिस केस आर आपका क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, मैं जो यहाँ पर जो चीज़ आपको कह रहा था इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, मैंने यहाँ लिखा है इन दिस केस बोथ वेरिएबल्स हैव नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन देम। उनके दरमियान कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं होगा। याद रखिएगा, r इक्वल टू 0 का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उनके दरमियान रिलेशनशिप नहीं है। r इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि उनके दरमियान लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। r इक्वल टू 0 का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि उनके दरमियान रिलेशनशिप नहीं है। मिसाल के तौर पर क्यों, उसकी वजह क्या है? मैंने जैसे आपको बताया कि r जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है इट मेजर दी डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन टू वेरिएबल, इट इज़ आल्सो कॉल्ड लीनियर कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। अगर आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो हैं वो एक लाइन की बजाय किसी सर्कल के ऊपर लाई कर रही हो, ठीक है, तो ऐसी सूरत में इसका r होगा 0 के बराबर। लेकिन इसका मतलब हर किसी ये नहीं है कि इन वैल्यूज़ के दरमियान रिलेशन नहीं है आपस में कोई ना कोई, ठीक है। तो इसलिए ये याद रखिएगा, कभी ये नहीं कहना आपने कि r इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि वैल्यूज़ के दरमियान रिलेशन नहीं है। आप हमेशा ये कहेंगे कि r इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि दे हैव अ नो लीनियर रिलेशनशिप, बिकॉज r मेजर ओनली लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, इट नॉट मेजर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। दिस इज अ कर्वी लीनियर रिलेशन। अगर आपकी ऑब्जर्व वैल्यू जो है किसी सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं तो इट मींस दिस इज अ कर्वी लीनियर रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। एंड इन दिस केस r इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। r इक्वल टू 0 का मतलब दे हैव अ नो लीनियर रिलेशनशिप बट मे बी हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं इनके फार्मूलाज की तरफ, ठीक है। फार्मूलाज देखते हैं अब हम। बेटा कोरिलेशन कोएफिशिएंट के ये कुछ फार्मूलाज आपके सामने हैं, ठीक है। इनका को याद होना ज़रूरी है। इसमें पहला फार्मूला है कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। फार्मूला है आपके पास समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार ओवर समेशन x माइनस बार का स्क्वायर इंटू समेशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर। ये पहला फार्मूला है। इस फार्मूले से ही बाकी फार्मूले बनाए जा सकते हैं। आपको सेकंड फार्मूला कैसे बनाया? मैंने नोमिनेटर को n से डिवाइड कर दिया, इसी तरह डिनोमिनेटर को भी n से डिवाइड किया।
डिनोमिनेटर को एन से डिवाइड करने का मतलब है कि स्क्वायर रूट के अंदर एन स्क्वायर लिख सकते हैं। आप नीचे देखें यहाँ पर एन स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट एन स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, एन ही बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने नीचे जो एन से डिवाइड किया है उसको एन स्क्वायर बनाकर अंदर ले गया हूँ। बात समझ आ रही है कि नहीं? यानी ये देखें यहाँ पर ऐसे लिखा हो 1/n स्क्वायर, तो इसको मतलब इसको आगे लिख सकते हैं हम, अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं इस तरह। सॉरी, यहाँ पर लिखा हो आपके पास खाली n, तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह, अंडर रूट 1/n स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये वाला जो n स्क्वायर है उसको एक मरतबा इस फैक्टर के नीचे n लिख दिया और एक मरतबा इस फैक्टर के नीचे n लिख दिया। क्लियर? अच्छा, अब उसके बाद ये जो सारी चीज़ें हम जानते हैं, दिस इज द फार्मूला ऑफ कोवेरियंस। ये फार्मूला आपके पास वेरियंस का है, वेरियंस ऑफ x का, ये वेरियंस ऑफ y का फार्मूला है। तो ये आपके पास नया फार्मूला बन जाएगा। अब कोवेरियंस ऑफ x को हम ऐसे लिखते हैं SXY से। अब वेरियंस का जो स्क्वायर रूट है वो हम जानते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, तो दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो सेकंड फार्मूला ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट r इज कोवेरियंस ऑफ x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। थर्ड वन फार्मूला, ये आपका बेसिक फार्मूला है। आप इसको नॉमिनेटर को ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आप चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 3 में सारी चीज़ें पढ़ के आए होंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लें, बाद में ओपन करें तो ये सारी चीज़ बन जाएगी। ये आपका बेसिक फार्मूला होगा जो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इसी फार्मूले को मजीद हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समीशन XY माइनस n टाइम x बार y बार। ठीक है, और इसी तरह नीचे यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप फर्ज करें कि आपने इस फैक्टर को ऐसे लिखा हो समीशन x/n इंटू समीशन y/n। ठीक है, ये किससे मल्टीप्लाई किया हमने, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको n स्क्वायर से, ऐसे ही है। तो अब यहाँ से ये सारी चीज़ बन जाएगी x बार और ये सारी चीज़ आ जाएगी y बार। अब यहाँ से ये जो n लिखा हुआ है उस n को कॉमन निकाल लेते हैं ऊपर से। ठीक है, और इसी तरह नीचे से यहाँ से n कॉमन निकलेगा, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन निकलेगा, अंडर रूट के बाहर आएगा n, तो वो इस n से कट जाएगा। अब मैं मजीद यहाँ डेरिवेशन में नहीं जा रहा, मतलब ये है कि आपको ये फार्मूल्स का पता होना चाहिए। पांचवा फार्मूला चेंज ऑफ डेविएशन का है। डेविएशन का मतलब है कि आपने ओरिजिन को चेंज कर दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पहला चीज़ है चेंज ऑफ ओरिजिन आपने किया है। आपने x में से a को माइनस कर दिया, y में से b को माइनस कर दिया। अब जो फार्मूला आपका बनेगा ये लुक लाइक सिमिलर एज दिस फार्मूला, बस वहाँ पर ये xy है, यहाँ पर dx dy आ गया। इन द सिमिलर वे यहाँ पर छठे फार्मूले में मैंने चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल दोनों किए हैं। u बना लिया x माइनस a ओवर h से और v बना लिया y माइनस b ओवर k से। दिस फार्मूला आल्सो सिमिलर एज फार्मूला नंबर 3। फार्मूला नंबर 3 आपका बेसिक फार्मूला होगा। जब हम कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, तो हम इस फार्मूले से ज़्यादातर इसको सॉल्व करने की कोशिश किया करेंगे। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला बिल्कुल इसी तरीके से है। और यहाँ पर ये याद रखिएगा कि चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल से आपके कोरिलेशन कोएफिशिएंट के आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी r का आंसर अगर आपने XY की शक्ल में निकाला है डाटा को बगैर चेंज किए, और अगर आपने चेंज करके निकाला है, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट असल में ज्योमेट्रिक मीन होता है दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का। अब दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट, पहला ये है रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y लाइन का, और ये है रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x लाइन का। ठीक है, तो दिस इज दी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट r। ये कुछ फार्मूलाज हैं, फार्मूला आप यहाँ से जितने मर्जी बनाते जाएं। ठीक है, तो ये चंद एक बेसिक फार्मूले हैं जिनका आपको इल्म होना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हुई, अच्छी लगी, तो लाजमी से लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।